नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, और जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ोगे आप प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत। प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम मुख्य रूप से तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे: भूकंप, ज्वालामुखी और उत्खनन। इन सब के आधार पर हम पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखें भूकंप, भूकंप क्या है तो भूकंप का मतलब है भूमि का कांपना या भूमि का हिलना। क्या है? भूकंप है। और ये भूकंप आकस्मिक हलचल को ही हम क्या कह सकते हैं? भूकंप कह सकते हैं। भूकंप क्यों आता है? भूकंप भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक क्या है? कंपन है। ठीक है। भूकंप एक ऐसी भूगर्भिक प्रक्रिया है जो मात्र कुछ समय में ही धरातल के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन लाने में सक्षम है। ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो भूकंप उत्पत्ति के कारणों की अगर बात करें आप, तो वो कारण है मूल रूप से दो। एक कारण प्राकृतिक है और एक कारण है आपका मानवीय। थोड़ा सा मैं यहां पर बताऊं, देखिए आपको यहां अपसारी उदाहरण लेते हैं अपना, एक अभिसारी गति, अपसारी गति, संरक्ष की। सबसे पहले हम यहां देखते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति दो प्लेटें, एक प्लेट यहां पर है, दूसरी प्लेट यहां पर है। ये दोनों प्लेटें आमने सामने जब गति करती है, आपस में टकराती है, तो टकराने के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। और इस कंपन के परिणाम स्वरूप यहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। और ये तरंगे देखिएगा, ये तरंगे उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले जिस स्थान पर ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी स्थान को हम यहां पर कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल के नाम से इसको जानते हैं। इसी को हम जानते हैं फोकस के नाम से। किसके नाम से? फोकस के नाम से। और इसी को जानते हैं हम भूकंप केंद्र, और इसी को कहते हैं हम हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आगे बात यहां पर अपन करें तो हाइपोसेंटर वह स्थान है जहां पर सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये इसके ठीक समकोण की स्थिति पर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, इस स्थान को हम हदिकेंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हदिकेंद्र, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर या हदिकेंद्र धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। यहां से काफी बार प्रश्न आया है। ये भूकंप मूल के ठीक समकोण पर स्थित होता है। और ये कहां पर स्थित होता है? धरातल पर। एपीसेंटर, एपीसेंटर या हदिकेंद्र कहां? धरातल के ऊपर। जबकि हाइपोसेंटर या भूकंप केंद्र या भूकंप फोकस कहां पूछे तो आपको बताना है धरातल के अंदर, लगभग 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक के भूकंप आते हैं तो यहां पर स्थित होता है। भूकंप का केंद्र जितना नीचा होगा, मतलब जैसे 700 किलोमीटर की गहराई से क्या आ रहा है? भूकंप आ रहा है, तो उस भूकंप का प्रभाव कम होगा। जबकि भूकंप का केंद्र जैसे मान लो 150 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर की गहराई से आ रहा है, तो भूकंप का प्रभाव ज्यादा होगा। क्लियर? इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप यहां पर होती है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न। और सबसे पहले जो तरंग उत्पन्न होती है, इस तरंग का नाम है पी तरंग, और इसी को हम कहते हैं प्राथमिक तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? प्राथमिक तरंग। इस तरंग के बाद में जो तरंगे धरातल के ऊपर पहुंचती हैं, उन तरंगों को हम यहां पर कहेंगे कौन सी तरंग? एस तरंग के नाम से जानेंगे, मतलब द्वितीय तरंग। ठीक है। ये प्राथमिक तरंग सबसे पहले और द्वितीय तरंग प्राथमिक के बाद में। यहां पर धरातल के सारे इसके बाद में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों को हम कहते हैं एल तरंग, या फिर हम धरातलीय तरंगों के नाम से भी इसको जानते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण। एक बार प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग ऐसी तरंग है जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इसी तरंग को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग।
और इसी तरंग को हम कहते हैं संपीड़ित तरंग, और इसी तरंग को कहते हैं हम अनुलंब तरंग। अब ये जो तरंग है वो तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है। किन तरंगों के समान होती है? ध्वनि तरंगों के समान होती है। कौन सी तरंग? प्राथमिक तरंग। दूसरी बात अगर देखें तो प्राथमिक तरंग सभी माध्यमों, सभी माध्यम का मतलब जैसे ठोस, जैसे द्रव और जैसे गैस, इन तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकने वाली तरंग है। इस प्राथमिक तरंग की जो गति है वो गति सर्वाधिक होती है ठोस माध्यम में। ठीक है, इन प्राथमिक तरंगों की औसत गति अगर अपन देखें तो वो है 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं। प्राथमिक तरंगें भूकंप केंद्र से हद्दी केंद्र तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का? 21 मिनट का टाइम लेती है। कौन सी तरंगें? प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें अणु के, अपने तरंगों के अणु के आगे कैसे चलती हैं? आगे पीछे चलती हैं, इस प्रकार से चलती है, आगे पीछे चलती है। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन देखें तो देखो, एस तरंग को हम कहते हैं गौण तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? गौण तरंग। इसी तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एस तरंग की औसत जो गति है वो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एस तरंग जो है वो मात्र ठोस माध्यम में चलती है, तरंग माध्यम में ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। एस तरंग प्रकाश तरंग के समान होती है। कौन सी तरंगों के समान? प्रकाश तरंगों के समान होती है। ये तरंग किसके समान होती है? ध्वनि तरंगों के समान। ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश तरंग या जल तरंगों के समान वाली तरंग कौन सी? एस है, जबकि ध्वनि तरंग के समान कौन सी तरंग है? प्राथमिक है। इसमें देखो, प्राथमिक तरंग में अणु जो है गति कैसे करते हैं? आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे करते हैं। जबकि इसमें अणु जो गति है वो किसके ऊपर करते हैं? समकोण पर अणु गति करते हैं। ठीक है, दोलायमान जो होता है वो किस पर होता है? समकोण पर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात देखें तो प्राथमिक जो द्वितीयक तरंग मतलब एस तरंग जो होती है वो तरल माध्यम में लगभग भूकंप केंद्र से 120 डिग्री पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक तरंग, इन दोनों तरंगों को हम बॉडी तरंग के नाम से जान सकते हैं, शरीर तरंग के नाम से जान सकते हैं। इन दोनों तरंगों का मार्ग जो है वो कैसा होता है? अवतल होता है, जबकि धरातलीय तरंग का मार्ग अवतल होता है। ध्यान रखना। सबसे अब बात करते हैं हम धरातलीय एल तरंग। इन तरंगों की खोज जो है एफ डी लव ने की। किसने की? एफ डी लव ने की। इस कारण से इन तरंगों को हम लव तरंग भी कहते हैं। इन्हीं तरंगों को हम लंबी तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? लंबी तरंग कहते हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये धरातल के ऊपर सबसे अधिक विनाशकारी अगर तरंगे हैं तो वो धरातलीय तरंगे एल तरंगे हैं। धरातल पर अगर सबसे कम गति से चलने वाली तरंगे जो है तो वो तरंगे कौन सी है? धरातलीय तरंगे। इनकी गति है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये तरंगे धरातल पर सर्वाधिक नुकसान करती है। ये तरंगे देखो, प्राथमिक और द्वितीय तरंग तो चलती है ऐसे, ठीक है, जबकि आपकी जो धरातलीय तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे जैसे ये है, ठीक है, यहां से यूं आएंगे और ऐसे जाएंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से गति करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान धरातल के ऊपर होगा। मान लो आप बैठे हो और आपको एक बार इधर डाला जाए, फिर इधर डाला जाए, फिर इधर डाला जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा या नहीं होगा? और जो ये दो तरंगे हैं, इन दोनों तरंगों में क्या हो रहा है? आप बैठे हो, आपको ऊपर ले लाया जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो समझ गए होंगे शायद आप। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नवीन तरंग समूह की बात करते हैं।
तो नवीन तरंग समूह की बात हम करें यहाँ तो युगोस्लोविया की कुल्फा घाटी में 1909 में एक भूकंप आया। 1909 में एक भूकंप आया। इस भूकंप के आधार पर पी व एस इन दोनों के बीच चलने वाला एक तरंग समूह है। जो तरंग समूह था पीजी व एसजी, पीजी और एसजी, ठीक है। इसकी पहचान हुई और भूगोलवेताओं ने कहा कि यह नया समूह है जो पी और एस के बीच चलता है और धरातल की ऊपरी जो परत है उस परत में चलती है ये तरंगे। और वो जो ऊपरी परत है वो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। और बोला जिसमें पीजी की गति तो है, पीजी की गति तो है 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, जबकि एस जी है वो चल रही है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अब यह नया समूह पता चल गया 1909 में, ठीक है। कहां? युगोस्लाविया की कुल्फा घाटी में आए भूकंप के आधार पर पी और एस के बीच में चलने वाला, ठीक है। अब 1923 में कोनार्ड महोदय आते हैं और कोनार्ड महोदय ने ऑस्ट्रिया में आए भूकंप के आधार पर उन्होंने बताया कि एक नया समूह और है जिसका नाम है पी स्टार। जिसका नाम क्या है? पी स्टार। बोला ये पी स्टार है वो पी व पीजी के बीच में चलता है और मध्यवर्ती पृथ्वी की कौन सी परत में चलता है? मध्यवर्ती परत में चलता है जो कि बेसाल्ट निर्मित है। और यहां पर पी स्टार जो है यह तरंग समूह चलता है। 1923 में कोनार्ड महोदय ने बताया था। बोला इसकी गति है वो गति है 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह चलती है। अब इसके बाद में 1926 ईस्वी में यहां पर आते जेफ्रीज महोदय। कौन आते? जेफ्रीज महोदय ने फिर एक नया तरंग समूह बताया और उन्होंने बताया कि एक एस स्टार तरंग समूह है। कौन सा? एस स्टार तरंग समूह है जो कि एस जी व एस के बीच चलता है और इसकी गति जेफ्रीज महोदय ने बताई 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये तरंगे चलती है। ये तरंग देखो पी स्टार और एस स्टार पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग में चल रहा है, पीजी चल रहा है पृथ्वी के ऊपरी भाग में। अब नीचे वाला जो भाग है उस भाग में अगर चल रही है तो आपकी प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे चल रही है। धरातल के सारे चलने वाली तरंगे जो है वो है धरातलीय तरंगे, एल तरंगे, सर्वाधिक नुकसान करने वाली। देखिएगा इन तरंगों को सभी को अपने एक डायग्राम के माध्यम से आधार पर एक बार देखिए। तो सबसे पहले हम यह प्राथमिक तरंग पी स्टार, पीजी, एस स्टार और एस जी, देखिए इनका व्यवहार देखते हैं। अगर ये तरंग यहां पर जैसे 10 बार स्पीड ले रही है ना ऐसे, तो इसकी गति प्राथमिक की ज्यादा गति है, फिर पी स्टार की इससे कम हो जाएगी, फिर इसकी इससे कम हो जाएगी, फिर इसकी इससे कम हो जाएगी। देखिएगा यहां इसकी गति है वो 8 किलोमीटर है, औसत गति है 8 से 14 किलोमीटर की गति से ये चलती है। नेक्स्ट अगर अपनी इसकी बात करें तो ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और ये चलती है वो 4.5 से कितने से 5.4 से 5.4 प्रति सेकंड की गति से चलती है। फिर देखें एस अगर अपन देखें तो इसकी औसत गति है कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर, ठीक है। एस स्टार की अगर अपन गति देखें तो वो एस स्टार की गति है 3.4 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड और यह है वो है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा सबसे पहले हम देखें तो पीजी और एसजी ये दोनों जो तरंगे हैं वो तरंगे चलती हैं कौन सी परत में?
ऊपरी परत में चलती है। कौन सी परत में चलती है? ऊपरी परत में चलती है। पी स्टार और एस स्टार ये दोनों तरंगे जो है वो चलती है मध्यवर्ती परत में, और पी और एस ये दोनों तरंगे जो है वो निचली परत के अंतर्गत चलती है। आगे अगर अपन बात करें भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की भूकंपीय या उपरोक्त 6 प्रकार की तरंगों के व्यवहार के आधार पर अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम देखें तो 3 भागों में मुख्य रूप से भूगोलवेताओं ने विभाजित किया। भूगोलवेताओं ने फर्स्ट ऊपरी परत बताई। ऊपरी परत में कहा कि ऊपरी परत में पी ये पीजी और एसजी तरंगे चलती है। पीजी की गति 5.4 किलोमीटर है और एसजी की गति 3.3 किलोमीटर है, और ये निर्मित किससे है? ऊपरी परत ग्रेनाइट से निर्मित है। इस ऊपरी परत का घनत्व है वो 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट मध्यवर्ती परत के अंतर्गत पी स्टार और एस स्टार तरंगे चलती हैं, और ये जो परत है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहां पर अगर एस की गति देखें एस स्टार की गति देखें तो 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 4 किलोमीटर तक है, और पी स्टार की गति देखें तो 6 से 7 किलोमीटर। इसका घनत्व अगर अपन देखें तो लगभग 3 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसकी मोटाई अगर भूगोलवेताओं के मतानुसार देखें तो 20 से 40 किलोमीटर मोटी है। नेक्स्ट में आती है निचली परत। कौन सी परत? निचली परत। इसमें पी और एस तरंग मतलब प्राथमिक और द्वितीयक तरंग चलती हैं। प्राथमिक तरंग की गति यहां पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग है, और एस तरंग की गति जो है वो 4.5 से स्टार्ट होती है और 6 तक रहती है। ये जो परत है वो परत डुओनाइट और पेरिडोडाइट जैसी चट्टानों से निर्मित है, सबसे ठोस है, और धरातल में इसकी गहराई निचली परत की गहराई अगर अपन देखें तो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये तरंगे चलती हैं, और इस परत की गहराई है। हाँ देखिएगा, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूगोलवेताओं ने संपूर्ण पृथ्वी को 3 मंडलों में विभाजित किया। एक मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नाम से जान सकते हैं, एक जिसे हम पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और बेरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब यहां देखें जो स्थल मंडल है वो सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक वाला जो भाग है ये यहां पर क्या नाम से जाना जा रहा है? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर या फिर 2900 किलोमीटर तक का भाग जो है वो किस नाम से जाना जा रहा है? पायरोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है? पायरोस्फीयर के नाम से। और यहां से लेकर के केंद्र तक 6373 किलोमीटर या 70 किलोमीटर तक का जो भाग है ये भाग जाना जा रहा है आपका बेरिस्फीयर के नाम से। किसके नाम से? बेरिस्फीयर के नाम से। अब अलग अलग भूगोलवेताओं ने इसके बारे में ये मत दिए हैं कि जो स्थल मंडल जो है इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है, और ये ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना हुआ है। इसके निर्माण में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है, और इसका औसत घनत्व जो है वो 3.5 बताया है विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें 2 नंबर पर पायरोस्फीयर की अगर बात करें तो पायरोस्फीयर 100 से 250 किलोमीटर तक फैला हुआ भाग है, और ये बेसाल्ट से निर्मित है, बेसाल्ट जैसी चट्टानों से निर्मित है। इसका औसत घनत्व 5.5 है। कितना है? 5.5। इसके नेक्स्ट में जो आ रहा है वो बेरिस्फीयर के नाम से जाना जा रहा है, जिसके निर्माण में मुख्य रूप से लोहा और निकिल की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसका विस्तार यहां से लेकर के 6300 तक है, और इसका औसत घनत्व अगर देखें तो 8 ग्राम घन सेंटीमीटर से 11 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। नेक्स्ट में आप पढ़ोगे सवेस महोदय के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक संगठन और भूगोल में मतलब भूकंपीय तरंगों के आधार पर अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में आप पढ़ोगे। अब
आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।